हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज़ में मैं सुनील राठौड़ अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सुनील राठौड़ में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने भारत के भूगोल की रेगुलर क्लासेस कल से शुरू की है। कल हमने भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के सामान्य परिचय का पहला टॉपिक भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ा था। आज हम भारत के एक दूसरे विस्तार अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के साथ साथ हम उसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसके क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या की भी बात करने वाले हैं। जो मित्र नए जुड़े हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस यदि आपको पसंद आते हैं तो आप उसे अधिक से अधिक मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। तो साथियों, शुरू करते हैं हम भारत के भूगोल का आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कल जो हमने बात की थी भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, तो एक बार मैं फिर से उसका जिक्र कर लेता हूं। तो कुछ इस तरह से हमने भारत को देखा था। अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह विस्तार इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच होगा और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह देशांतरीय विस्तार इन दो देशांतर रेखाओं के बीच होगा। अब यदि हम बात करें कि भारत का जो अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो साथियों, ये जो अक्षांशीय विस्तार है ये भारत की इस मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। अब हमारे पास यहाँ बंगाल की खाड़ी में भारत का एक महत्वपूर्ण द्वीप समूह है और यह द्वीप समूह रहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह भी भारत का हिस्सा है और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो अंतिम द्वीप है यह द्वीप कहलाता है ग्रेट निकोबार द्वीप। तो भारत का जो वास्तविक शुरुआत है यह वास्तविक अक्षांशीय विस्तार इस ग्रेट निकोबार से शुरू होता है और जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का जो अक्षांशीय फैलाव है यह रहता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हमने बात की थी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अगर हम लिखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो यदि आपके सामने ऑप्शन में अब आपको यदि वहाँ मिलता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो अक्षांशीय विस्तार है यह भारत की मुख्य भूमि पर है, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है इस मुख्य भूमि का अक्षांशीय फैलाव 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और अगर हम बात करें, अच्छा, ये जो अक्षांशीय फैलाव है इस अक्षांशीय फैलाव में जो अंतर रहता है, अक्षांशीय फैलाव में जो अंतर है यह अंतर रहता है 29 डिग्री और 2 मिनट का। 29 डिग्री और 2 मिनट का अंतर भारत के इस अक्षांशीय फैलाव में रहता है। अब एक अक्षांशीय फैलाव हमने बात की है मुख्य भूमि पर। अब हम बात करते हैं कि यदि द्वीप समूह सहित भारत के अक्षांशीय फैलाव की बात करेंगे तो यह हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और ये जो अक्षांशीय फैलाव है यह फैलाव कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा
द्वीप समूह सहित। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मुख्य भूमि का अक्षांशीय फैलाव तो ये हो जाएगा, और यदि कहेगा द्वीप समूह सहित भारत का अक्षांशीय फैलाव कितना है तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमने बात कर ली अक्षांशीय फैलाव की। अब हम बात करते हैं भारत के देशांतरीय फैलाव की। भारत का देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार जो है यह शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। आपको नोट्स बनाते समय इनको पूरा लिखना है, जैसे पूर्वी देशांतर या उत्तरी अक्षांश, तो आपको इनको पूरा लिखना है। तो यहाँ से शुरू होकर यह देशांतरीय फैलाव चलता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो देशांतरीय फैलाव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये भारत का देशांतरीय फैलाव। और अगर आपसे कहे कि इस देशांतरीय फैलाव में अंतर कितना है, देशांतरीय फैलाव में अंतर कितना है, तो यह अंतर हो जाएगा 29 डिग्री और 18 मिनट का। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो देशांतरीय फैलाव है यह भारत के अक्षांशीय फैलाव से थोड़ा अधिक है। अब यदि कथनात्मक रूप से आपको पूछ लिया जाए निम्न में से कौन से कथन सत्य है असत्य है, जैसा कि आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और वहाँ पे आपको एक पॉइंट मिले कि भारत का देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार से अधिक है, तो ये पॉइंट वहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। चलिए, ये तो हमने बात की भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय फैलाव की। अब हम बात करते हैं भारत के जो प्रमुख छोर हैं, जैसे हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इन सभी बिंदुओं की बात करते हैं। तो वो बिंदु कौन कौन से रहते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के उत्तरी छोर की। तो यहाँ पर आप देखें, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर वहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो उनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख रहता है और दूसरा जो जम्मू है। तो इसी लद्दाख क्षेत्र में जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, यहाँ पर भारत का उत्तरी बिंदु जिसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। तो ये इंदिरा कॉल जो है यह भारत का उत्तरी छोर है। यदि हम कहेंगे कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है या उत्तरी छोर कौन सा है, तो ये हो जाएगा इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल कहाँ पर है? ये हो जाएगा लद्दाख क्षेत्र में, जो यूनियन टेरिटरीज है, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, वहाँ पर यह इंदिरा कॉल। अब एक बात आप ध्यान दें कि यदि भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु की बात करता है, समझना इस बात को, यदि वो केवल भारत के इस मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु की बात करता है, तब यहाँ पर जो दक्षिणी बिंदु रहता है, दक्षिणी बिंदु, तो यह दक्षिणी बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी। तमिलनाडु राज्य यहाँ पर है, तो कन्याकुमारी जो है यह भारत का दक्षिणी बिंदु हो जाएगा। राज्य को मैं लिख दूँ यहाँ पर, राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। अब इसको हम कैप कोमेरिन के नाम से भी जानते हैं, कैप कोमेरिन, कैप कोमेरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। अब यहाँ पर एक आपके सामने शब्द आया है कैप। तो कैप से क्या तात्पर्य है? कैप का मतलब स्थल का वह भाग जो समुद्र के अंदर काफ़ी अंदर तक पहुँचा है, यानी स्थल का भाग जो समुद्र में काफ़ी अंदर तक गया है, उस क्षेत्र को कैप कहा जाता है। तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु कहाँ पर? केवल मुख्य भूमि पर,
यह दक्षिणी बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी या केप कॉमेरिन तमिलनाडु राज्य में। लेकिन अगर हम बात करें कि जो भारत का द्वीप समूह है, इस द्वीप समूह सहित भारत का जो अंतिम बिंदु या दक्षिणतम बिंदु जो है यह कौन सा हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ लिख दूँ 6 डिग्री और 45 मिनट पूर्वी देशांतर। अब जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, इस ग्रेट निकोबार द्वीप पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है और इस बिंदु को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है पार्सन या इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट जो है यह भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। ध्यान रखना, यह भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो दक्षिणतम बिंदु जो है ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत स्थित है। और ये जो पिगमेलियन पॉइंट है, यह पिगमेलियन पॉइंट यहाँ नीचे रहेगी विषुवत रेखा। तो ये विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु हमने बात की थी, ये था इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ पर है, ये हो जाएगा लद्दाख क्षेत्र में। और भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु में जो पहला बिंदु होगा वो हो जाएगा कन्याकुमारी या केप कॉमेरिन, कहाँ पर, तमिलनाडु में। और ये जो दक्षिणी बिंदु है ये कहाँ हो जाएगा, मुख्य भूमि पर, कोई दिक्कत नहीं। और यदि हम बात करते हैं भारत के दक्षिणतम बिंदु की, भारत के दक्षिणतम बिंदु की, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है यह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। जो ग्रेट निकोबार द्वीप यहाँ का है उस द्वीप पर भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। अब यदि हमसे कहे कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण फैलाव है, यदि हम कहें भारत का उत्तर से दक्षिण फैलाव, जिसे हम भारत की लंबाई कह सकते हैं, तो भारत की जो यह लंबाई है उत्तर दक्षिण फैलाव या लंबाई जो है यह रहती है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर ये भारत की लंबाई हो जाएगी। इसको हम कह सकते हैं भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार या भारत की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3214 किलोमीटर। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब अगर हम बात करते हैं भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के पश्चिमी छोर की। तो गुजरात का एक दलदली क्षेत्र है सर क्रीक, और इस सर क्रीक क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है घोर माता। स्थान का नाम हो जाएगा घोर माता। कहाँ हो जाएगा, सर क्रीक गुजरात। घोर माता सर क्रीक गुजरात। तो ये जो है ये हो जाएगा भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु। ये जो सर क्रीक क्षेत्र है, इस सर क्रीक क्षेत्र पर भारत और पाकिस्तान का विवाद चल रहा है। एक कांस्टेबल एग्जाम में ये पूछा भी गया था, टीएसपी कांस्टेबल एग्जाम में, कि सर क्रीक मुद्दे पर किन दो देशों का विवाद है,
तो वहाँ उसका सीधा आंसर था भारत और पाकिस्तान का यहाँ पर विवाद है। तो ये घोर माता गुजरात में सरक्रिक क्षेत्र में भारत का पश्चिमी बिंदु। और अगर हम बात करें भारत के पूर्वी बिंदु की, तो यह पूर्वी जो बिंदु है ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, जिसे हम कहेंगे किबियू। किबियू कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु किबियू अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ हम इसको लिख देते हैं कि भारत का पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु हो जाएगा घोर माता सरक्रिक गुजरात। और यहाँ लिख देते हैं भारत का पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी जो बिंदु है ये हो जाएगा किबियू, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और अगर हम बात करें कि भारत के पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी है, जो भारत की पूर्व से पश्चिम विस्तार है, यह विस्तार कितना है? तो ये जो विस्तार है ये हो जाएगा भारत की चौड़ाई, ये हो जाएगी भारत की चौड़ाई, जिसे हम कहेंगे 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। जो पूर्व पश्चिम विस्तार है यह पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर, और जो लंबाई है भारत की वो हो जाएगी 3214 किलोमीटर। कोई समस्या नहीं। यहाँ हम लिख देते हैं कि भारत का जो पूर्व पश्चिम विस्तार है, पूर्व पश्चिम विस्तार, तो यह पूर्व पश्चिम विस्तार ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो भारत की चौड़ाई है, यह भारत की चौड़ाई भारत की लंबाई से कम है। तो लंबाई और जो चौड़ाई में अंतर है उसकी हम बात कर लें कि भारत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर। तो यदि हम इस अंतर की बात करेंगे तो यह अंतर हो जाता है 281 किलोमीटर। 281 किलोमीटर। जैसा हमने राजस्थान में बात की थी कि राजस्थान का जो उत्तरी और दक्षिणी जो लंबाई और चौड़ाई है, उस लंबाई चौड़ाई में 43 किलोमीटर का फ़र्क है। इसी तरह जो भारत की लंबाई और चौड़ाई है, इस लंबाई और चौड़ाई में 281 किलोमीटर का अंतर है। यानी भारत की जो लंबाई है, यह लंबाई भारत की इस चौड़ाई से 281 किलोमीटर अधिक है। आप चाहें तो एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट सेव कर लें। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं भारत की आकृति की। यहाँ तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। आप अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से नोट्स फॉर्मेट में अवश्य उतारें। चलिए अब हम बात करेंगे भारत की आकृति की। भारत की आकृति। तो भारत की जो आकृति है, यह आकृति रहती है पतंग के समान, पतंग के समान। और भारत की आकृति को पतंग के समान कहने वाले जो भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम था स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो ने भारत की आकृति को पतंग के समान कहा था। तो ये आप नोट कर सकते हैं, भारत की आकृति पतंग के समान। अब हम बात कर लेते हैं भारत का क्षेत्रफल।
भारत का क्षेत्रफल। तो अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल रहता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यह जो क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल हमारे संपूर्ण विश्व का 2.42% है। 2.42% है। और क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? तो भारत का हो जाएगा 7वां स्थान विश्व में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का 7वां स्थान है। अब आप कहेंगे कि सर भारत से बड़े जो 6 देश हैं, या 6 देश कौन से हैं? तो आप उसकी भी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो विश्व में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वह रहता है रूस। रूस के बाद दूसरा देश रहता है कनाडा। कनाडा के बाद तीसरा देश रहता है चीन। चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का 7वां स्थान। कोई दिक्कत नहीं। अब कई बार 8वें स्थान की भी बात कर लेते हैं। तो 8वां जो बड़ा देश है वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अर्जेंटीना देश है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े 8 देश। इन देशों में भारत का जो क्रम आता है वह क्रम 7वें क्रम पे रहता है। तो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। और भारत जो है संपूर्ण विश्व का 2.42% क्षेत्र घेरता है। यह तो हो गई भारत के क्षेत्रफल की बात। अब हम बात कर लेते हैं भारत की जनसंख्या की। भारत की जनसंख्या। तो अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना की, 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इस जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है यह रहती है 121 करोड़। 121 करोड़, जिसको हम 1 अरब और 21 करोड़ भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। 1 अरब 21 करोड़ या 121 करोड़। और भारत की जो यह जनसंख्या है यह संपूर्ण विश्व की 17.4% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 17.4%। और जनसंख्या की दृष्टिकोण से जनसंख्या में भारत काफ़ी आगे है। और भारत जो है यह विश्व में दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है। और पहला स्थान यहाँ पर चीन का रहता है। तो चीन के बाद भारत के पास जनसंख्या की दृष्टिकोण से दूसरा स्थान है। और क्षेत्रफल में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। तो आप चाहें तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। चलिए साथियों, तो यहाँ तक की जो चर्चा हुई है, इस चर्चा के अंतर्गत हमने भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात की। हमने भारत की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार की हमने बात की। उसके बाद हमने भारत की आकृति, भारत के क्षेत्रफल और भारत की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार जो जनसंख्या है भारत की, उसकी हमने बात की। और विश्व में वो कितना स्थान रखती है इसकी भी हमने विस्तार से चर्चा की है। आज की क्लास में हम यहीं तक चर्चा करेंगे।
अगली जो क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि उस क्लास में हम बात करेंगे भारत की सीमाओं की, जिसमें भारत की जलीय और भारत की स्थलीय दोनों ही प्रकार की सीमाएं शामिल होंगी। तो अगली क्लास के साथ हम बहुत जल्द आपसे फिर मिलने वाले हैं। तब तक आप इसका नोट्स अवश्य बनाएं, इन क्लासों का आप रिवीजन करते रहें, और इस वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं तो अपने अधिक से अधिक मित्रों तक इसे पहुंचाने का कार्य आप करें। जो आपके लिए मेहनत हम कर रहे हैं, आप थोड़ी सी मेहनत अपने उन मित्रों तक पहुंचाने में कर लें, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा इस क्लास से हो सके। अगली क्लास के साथ बहुत जल्द हम फिर मिल रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।